जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सबको संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। इसमें भारतीय संविधान से अगली वीडियो है आपातकाल उपबंध। आपातकाल से जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो सारे इसमें कवर किए गए हैं। और इससे पहले भी मैं संविधान का कुछ वीडियो डाल चुका हूं, तकरीबन 22 वीडियो होगा। वो चैप्टर वाइज है, उसे जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टैग कर दूंगा। यदि आप लोग नहीं देखें तो जाकर उसे देख लें। और यदि आप लोग को अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच में शेयर करें एजुकेशनल ग्रुप में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसके बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। आपात उपबंध। आपात उपबंध कितने में भाग में आता है? भाग 18 में आता है। भाग 18 में आपात उपबंध के बारे में जिक्र किया गया है। और 3 प्रकार का आपात का जिक्र किया गया भारतीय संविधान में। एक आर्टिकल 352, दूसरा आर्टिकल 1 हो गया आर्टिकल 352 भाग 18। आपात उपबंध का वर्णन है भाग 18 में। आर्टिकल 352 वित्तीय, ये हो गया राष्ट्रीय आपात। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रीय आपात के संबंध में वर्णन करता है आर्टिकल 352। इसमें राष्ट्रपति युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में उत्पन्न होने वाले राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो ये राष्ट्रीय आपात के उद्घोषणा के रूप में आर्टिकल 352 आता है। फिर दूसरा आता है आर्टिकल 356, ये राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाई जाती है। और फिर एक आता है आर्टिकल 360। ये 3 प्रकार का ही आर्टिकल के बारे में भारतीय संविधान में वर्णन है। और इसे वित्तीय आपात कहते हैं। आर्टिकल 360 को वित्तीय आपात, जो अभी तक भारत में एक बार भी लगाया नहीं गया है। आर्टिकल 352 भारत में 3 बार लगाया गया है। 1962 में, 1971 में। आर्टिकल 352 भारतीय संविधान में कितने बार लगाया गया है? तो तकरीबन 3 बार लगाया गया। 1962 में, 1971 में और 1975 में। ये 3 बार भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 लगाया गया है। तो मोटा मोटी जानकारी में इतना देता हूँ आपात उपबंध से संबंधित जो प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। और इस और भी जो प्रश्न इसमें पूछे जाएंगे, जो हम प्रश्न के जरिए देख लेंगे। तो आपात उपबंध में ये 3 प्रकार के अपवाद ही भारतीय संविधान में वर्णन है। भाग 8 में वर्णन है। और आगे देखते हैं क्वेश्चन के रूप में। चलिए, पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपात की सोच दी गई है? भारतीय संविधान में कितने प्रकार के आपात की वर्णन है या सोच है? तो अभी जस्ट हमने बताया कि भारतीय संविधान में 3 प्रकार की आपात का वर्णन है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कितने प्रकार के? 3 प्रकार की आपात के वर्णन है भारतीय संविधान में। पहला, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 356 के तहत राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन। तथा तीसरा, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। 3 प्रकार के आपात का प्रावधान किया गया है हमारे भारतीय संविधान में। तो इस प्रकार आंसर मेरा बी होगा, 3 प्रकार के। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 में क्या है? 2 में भारतीय संविधान
कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें। कौन से अनुच्छेद में ऐसा वर्णन किया गया है जो बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करें? ये भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में दिया हुआ है? तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अनुच्छेद 355, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 352 और अनुच्छेद 360। किस अनुच्छेद में दिया गया है? आपात के बारे में पूछ रहा है, तो हम यदि देख लिया जाए अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपात के बारे में दिया गया है। ठीक है। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात के बारे में दिया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा बचा, जो मेरा सही आंसर होगा, क्योंकि अनुच्छेद 355 में यह वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 355 में यह वर्णन किया गया है कि भारतीय संविधान के भारत सरकार को दायित्व होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे। अनुच्छेद 355 में यह संघ का कर्तव्य होगा कि बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। यह अनुच्छेद 355 में वर्णन किया गया है और यह लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत। यह आपात लागू होता है अनुच्छेद 352 के तहत, लेकिन इसका वर्णन अनुच्छेद 355 में दिया गया है। तो इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 355 आंसर मेरा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 355 में यह वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है, 3 में है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाह्य आक्रमण तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसमें दिया हुआ है? तो ऐसा प्रावधान किसमें दिया गया है? अभी जस्ट हमने बताया, ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिया गया है, प्रत्येक राज्य की रक्षा करे, आंतरिक अशांति और बाह्य आक्रमण को लेकर प्रत्येक राज्य की रक्षा करे। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 355 में दिया गया है। अनुच्छेद 215 के बारे में हम जान ले, क्या है? अनुच्छेद 215 में उच्च न्यायालयों का एक अभिलेख न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसका वर्णन अनुच्छेद 215 में दिया गया है। अनुच्छेद 275 के बारे में देखें तो अनुच्छेद 275 है जो, उसमें कुछ राज्यों के संघ से अनुदान प्राप्त करने का प्रावधान दिया गया अनुच्छेद 275 के तहत। 275 में क्या है? कुछ राज्यों को जो अनुदान प्राप्त होता है वो वर्णन किया हुआ अनुच्छेद 275 में। चलिए अनुच्छेद 325 में देखते हैं। अनुच्छेद 325 ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं कि अनुच्छेद 325 में क्या है। तो अनुच्छेद 325 में है, धर्म, मूल, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किए जाने से उसे अपात्र न होने का प्रमाण मिलता है। अनुच्छेद 355 से 25 से अनुच्छेद 325 में ये वर्णन है, और जो क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर अनुच्छेद 355 होगा। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 4 में है कि भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। राष्ट्रीय आपात यानी 352, आर्टिकल 352 की घोषणा कर सकता है भारत सरकार। कब घोषणा कर सकता है? यदि उसे लगे तो कौन कौन से, इसमें 4 कथन दिए हुए हैं, इनमें से किस कारण से वो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात घोषित कर सकते हैं, आर्टिकल 352 का यूज कर सकते हैं। एक में है बाहरी आक्रमण का, 2 में है आंतरिक अशांति का, 3 में है सशस्त्र विद्रोह का, 4 में है सांप्रदायिक संघर्ष का। तो इसमें जो दिया गया है उसका अनुसार मैं देखूं, ऑप्शन नंबर 1 होगा। कौन सा कुट सही है? तो 1 में है कि बाहरी आक्रमण के कारण भारतीय संघ में आर्टिकल 352 लागू हो सकता है। और दूसरा है सशस्त्र विद्रोह।
सशस्त्र विद्रोह के कारण भी भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 लागू हो सकता है। तो 1 हो गया और 3 हो गया। इस प्रकार मेरा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। 1 और 3 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ, तो इस प्रकार मेरा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। इसका आंसर मेरा क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। परंतु आपको ये लग रहा होगा कि ऑप्शन नंबर 2 भी होना चाहिए, तो 1, 2, 3 होना चाहिए, लेकिन ये नहीं। ये क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 2 आंतरिक अशांति, 1, 3 और 4 होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए था आंसर इसका, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। आंतरिक अशांति ये इस प्रश्न में सांप्रदायिक संघर्ष के हटा दिया गया। ये 352 के अंतर्गत आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह प्रस्थापित कर दिया गया है। इसके जगह पर अब क्या कर दिया गया है? सशस्त्र विद्रोह स्थापित कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर 2 भी होना चाहिए था, 1, 2, 3 होना चाहिए था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है आंतरिक अशांति की जगह पर। आंतरिक अशांति की जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया 44वें संविधान संशोधन के तहत। इस प्रकार राष्ट्रीय आपात में बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही भारतीय संविधान में आर्टिकल 352 को जोड़ा जा सकता है। तो इस कारण 2 नहीं होगा। ये प्रश्न हमारे मन में भी उठे थे कि ये प्रश्न तो उठेंगे ही आपके भी मन में। इस कारण मैं इसे क्लियर कर दिया कि आंतरिक अशांति नहीं होगा। 1 और 3 ही हमारा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। भारत में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करने का आधार निम्नलिखित में से कौन नहीं है? कौन नहीं है राष्ट्रीय आपात घोषणा करने का अधिकार? तो युद्ध, बाह्य आक्रमण, आंतरिक अशांति की खतरा या सशस्त्र विद्रोह। तो कौन आधार नहीं है भारतीय संविधान में युद्ध राष्ट्रीय आपात घोषित करने के लिए? तो युद्ध है। युद्ध यदि चल रहा है उसके आधार पर भी राष्ट्रीय आपात होगा। बाह्य आक्रमण है उसके आधार पर भी होगा। सशस्त्र विद्रोह है उसके आधार पर भी होगा। लेकिन आंतरिक अशांति के कारण राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं होगा। पहले ये हुआ करता था 1978 से पहले, लेकिन 44वां संविधान संशोधन 1978 के बाद आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। तो नेक्स्ट प्रश्न केवल ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। 6 में कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है। तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा 4 ऑप्शन है। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। 1, 2, ए, बी, सी तीनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। उपरोक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 की ओर। 7 में कह रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है? अब यहाँ से कह रहा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 3 दिए हुए हैं, 4, इसमें से अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, अनुच्छेद 352 के तहत। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 में क्या है उसे देख लें। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है? बाह्य आक्रमण के स्थिति में, आंतरिक अशांति के, राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर, आर्थिक संकट पर। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 1, 3 और 4 बाह्य आक्रमण के आधार पर राष्ट्रीय आपात घोषित हो सकता है। राज्यों में असंवैधानिक तंत्र विफलता के कारण और आर्थिक संकट के कारण। बाह्य आक्रमण आर्टिकल 352 के तहत, राज्य में संवैधानिक तंत्र विफलता आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, और आर्थिक संकट आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय आपात। तो ये 3 प्रकार के आपात, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 9 की ओर। 9 नंबर प्रश्न है। 9 नंबर प्रश्न में क्या कहा गया है? तो इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार
राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है? तो भारतीय संविधान में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस परिस्थिति में की जा सकती है? संवैधानिक मशीनरी की विफलता पर, आक्रमण पर, आंतरिक अशांति पर। डी में है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही होगा। अनुच्छेद 352 युद्ध के आधार पर बाह्य आक्रमण और और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। और 44वें संविधान संशोधन 1978 से आंतरिक अशांति की जगह सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 में कहा गया है 4 कथन दिए हुए हैं, इसमें से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब भारत के किसी भाग की सुरक्षा को निम्नलिखित खतरा हो। तो उसके युद्ध के कारण हो, विदेशी आक्रमण के कारण हो, सशस्त्र विद्रोह के कारण हो, आंतरिक उपद्रव के कारण हो। तो इस प्रकार यदि इसमें देखा जाए तो युद्ध के आधार पर तो हम घोषित कर ही सकते हैं ये अनुच्छेद 352, ठीक है। तो फर्स्ट कथन सही है। विदेशी आक्रमण के कारण भी, वो भी तो एक तरह का युद्ध ही हुआ, विदेशी आक्रमण, इसके कारण भी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। सशस्त्र विद्रोह के कारण भी राष्ट्रीय आपात घोषित किया जा सकता है। लेकिन आंतरिक उपद्रव के कारण भारतीय राष्ट्रीय आपात घोषित नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अब मेरा ऑप्शन क्या होगा, ये 1 2 3 किसमें है? तो ऑप्शन नंबर सी में 1 2 3 है। तो आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा 10 का। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। 11 में है निम्न में से किस संविधान अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मूल अधिकारों के कार्यान्वयन को स्थगित कर सकते हैं? और उसमें दे दिया है अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के अतिरिक्त बाकी सभी अनुच्छेदों को क्या कर सकते हैं? स्थगित कर सकते हैं। जब भारत में राष्ट्रीय आपात घोषित हो तब ऐसा कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति घोषित कर सकते हैं, परंतु अनुच्छेद 20 और 21 उस समय भी लागू रहेगा। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं? अनुच्छेद 358 के तहत, क्या अनुच्छेद 359 के तहत, सी में अनुच्छेद 13 के तहत और डी में अनुच्छेद 56 के तहत। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, अनुच्छेद 359 के तहत। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रपति मूल अधिकार को स्थगित कर सकते हैं केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। 44वें संविधान संशोधन 1978 के पश्चात राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत आदेश जारी कर 20-21 के अतिरिक्त अन्य मूल अधिकारों को स्थगित कर सकते हैं। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसे स्थगित कर सकते हैं। 6 प्रकार के जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसे स्थगित कर सकते हैं अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के समय राष्ट्रपति। तो 58 के तहत ये हो सकता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा है भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, किसे प्राप्त है? क्या निलंबित कर सकते हैं भारत के राष्ट्रपति? तो यहाँ पर आंसर यदि देखा जाए मूल अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, बिल्कुल। अनुच्छेद 21 में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, तो नहीं। अनुच्छेद 21 के ए में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, तो बिल्कुल। अनुच्छेद 19 में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित कर सकते हैं, तो बिल्कुल। निलंबित करने की शक्ति प्राप्त है, ऑप्शन इसमें मेरा ए होगा, सी होगा और डी होगा। 3 प्रकार के ऑप्शन इसमें होगा मेरा, तीनों ऑप्शन सही है इसमें। इस प्रकार इसमें आंसर बताना संभव नहीं है। ऑप्शन ई रहता, एक से अधिक सही है तो ये सही होता, लेकिन इसमें यदि कौन सही नहीं है तो ऑप्शन बी होता। लेकिन यहाँ कौन सही है, निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को क्या है, तो ए सी डी तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 12 की ओर। 12 में कहा जा रहा, 12 नहीं 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 में मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के
युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात की स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है? पूछ रहा है नहीं हो सकता, कौन से दो ऐसे अनुच्छेद हैं जो आपात उपबंध लागू है, अनुच्छेद 359 के तहत मूल अधिकारों में से उस अधिकार को भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? अभी हमने बताया है। क्या 21-20 है, 20-21 है, क्या 14-15 है, या अनुच्छेद 16-17 है, या अनुच्छेद 24-25 है? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 20 और 21 राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो फिर भी निलंबित नहीं हो सकता, अनुच्छेद 59 के तहत भी निलंबित नहीं हो सकता, बाकी सारे मूलाधिकार को निलंबित किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों को राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित नहीं किया जा सकता है? सेम प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद 20-21 को राष्ट्रीय आपात के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रायः 15 प्रश्न में कहा जा रहा है प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? किसकी सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? कहाँ? राज्य में राष्ट्रपति शासन किसकी सलाह पर लागू किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, गवर्नर के सलाह पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है, क्योंकि कोई मुख्यमंत्री चाहेगा नहीं कि हमारे राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो। लेजिस्लेटिव असेंबली तो उन्हीं के बहुमत पर होता है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं चाहेंगे। तो भारतीय गवर्नर को यानी कि राज्यपाल ऐसा सुझाव देंगे राष्ट्रपति को कि अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की सलाह पर ही राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। अनुच्छेद कितना? अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य में राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है? राज्यपाल शासन के अधिरोपण का प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद कब प्रश्न पूछा गया है? तो प्रश्न पूछा गया 2015 में। राज्यपाल शासन का प्रावधान नहीं है, तो उस समय इसमें भी 3 आंसर होगा। कहा है कि मणिपुर, मिजोरम और मेघालय में राज्यपाल शासन का प्रावधान नहीं है, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जाता था। इसमें भी आंसर ए, बी और सी होगा, लेकिन इसमें राज्यपाल शासन का प्रावधान है यदि पूछ दिया जाता और 2015 में एक प्रश्न पूछा गया था, उस अनुसार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होता। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन न लगा करके राज्यपाल शासन लगाया जाता था। विशेष अनुच्छेद 370 के में जो लागू था जम्मू कश्मीर में, उसके तहत ऐसा किया जाता था। परंतु अब जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और राज्य का हिस्सा हो गया है। हिस्सा तो था ही पहले से भारतीय संविधान भारत का, लेकिन 370 के तहत उसे विशेष प्रावधान मिला हुआ था। इस वजह से वहां राष्ट्रपति शासन न लग करके राज्यपाल शासन लगाया जाता था। लेकिन यहाँ पूछा है प्रश्न में राज्यपाल शासन अधिरोपण का प्रावधान नहीं है, तो भारतीय संविधान के बहुत से ऐसे राज्यों हैं वहां राज्यपाल शासन नहीं राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो इस प्रकार आंसर मेरा ए, बी, सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लागू किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लागू किया जा सकता है, अनुच्छेद 356 के तहत। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, यदि और सब 370 एक विशेष उपबंध प्राप्त करता है, 370 अनुच्छेद है जो विशेष स्थिति प्रदान करता है किसी भी राज्य को, और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है, और अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत। 18 नंबर क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 18, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है?
कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? वो चीज नहीं होगा तो राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे, तो कौन कौन सा प्रमाण होना चाहिए तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा? कौन सा सही उत्तर चुनिए। तो राष्ट्रपति शासन लगने के लिए राज्य के विधानसभा का विघटन होना चाहिए। क्या राज्य के विधानसभा का विघटन होने से राष्ट्रपति शासन लागू होगा? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि विधानसभा विघटित होने से राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हो सकता है। या राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाया जाना, क्या राज्य के मंत्रिपरिषद को हटाए जाने पर भी राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो हो सकता है। और स्थानीय निकायों का विघटन होने से राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है? तो नहीं, स्थानीय निकायों को विघटन होने से भी राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जा सकता है। तो सही कह रहा था, 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही है, 1 और 3 मेरा सही आंसर होगा। तो हमसे पूछा था कौन नहीं है, आवश्यक नहीं है राष्ट्रपति शासन लागू होने के लिए, ये दोनों आवश्यक नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। 19 में यदि, पूरा दिख नहीं रहा सही से, यदि छोटा मैं कर देता हूं इसे, भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन क्या उपबंधित यथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है, तो विशेष राज्य के संबंध में यदि प्रयोग करता है अपने शक्तियों को, तो उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है? नहीं, उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोजित होगी। ये सही है, ये सही है। अनुच्छेद 356 के तहत अपनी शक्तियां को विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करते हैं। किस प्रकार? जब राष्ट्रपति शासन हो तो राज्य विधानमंडल की शक्तियां या तो संसद के पास या उनके द्वारा जो प्राधिकार दिया गया है उनके पास ये दिया जाता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। प्रश्न नंबर 20 थोड़ा बड़ा है, तो इसे मैं ज़्यादा छोटा भी नहीं कर सकता हूँ कि दिखे नहीं, हल्का छोटा कर देता हूँ कि दिखे भी, पढ़ा भी जा सके। 20 में कहा जा रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 356 के से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, राज्यों में सांविधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है। 356 राष्ट्रपति शासन के लिए बोल रहा है, तो संवैधानिक तंत्र की विफलता एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ है, एक सही है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई उद्घोषणा का उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन लागू है, तो इसमें यदि उद्घोषणा होता है तो उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद इस उद्घोषणा के साथ ही राज्य विधानसभा भंग की जा सकती है? जी नहीं, इस उद्घोषणा के साथ राज्य विधानसभा भंग नहीं की जा सकती है। भंग नहीं रहेगा फिर भी राष्ट्रपति शासन होगा। इस उद्घोषणा का 2 माह के भीतर संसद के प्रत्येक सदन से अनुमोदन किया जाना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, प्रत्येक सदन से यदि राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो संसद के दोनों सदनों से अनुमोदन मिलना चाहिए कि वहां राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाना चाहिए। ये यदि राष्ट्रपति शासन लग गया है तो 2 माह के अंदर ये पारित करना होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए 1, 2 और 4 मेरा सही आंसर होगा। 1, 2 और 4 मेरा सही आंसर होगा। तो कुट में देख लें मेरा आंसर क्या होगा, 1, 2 और 4। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 21 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 21 में संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल पर होना आवश्यक है? संकट काल की घोषणा तो कितने अवधि के लिए?
कम से कम 1 माह के अंदर उद्घोषणा होने का अनुमोदन किसी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है, तो 1 माह के अंतराल पर होना ज़रूरी है। अनुच्छेद 352 के लिए बताया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 22 की ओर। आपातकाल की घोषणा को स्वीकृत हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। जब आपातकाल की घोषणा हो गया तो उसकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है, 1 माह के अंदर रखा जाना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 23 की ओर। मैच करना है। ये कौन सा कथन अनुच्छेद 352 के तहत कौन सही है, इसके बारे में। ठीक है, अनुच्छेद 352 है जो यह राष्ट्रपति द्वारा उद्घोषित किया जाता है। बिल्कुल सही है, सही बात है, राष्ट्रपति द्वारा ही उद्घोषित किया जाता है। ठीक है, और 2 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। नहीं, 1 माह के भीतर राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर, जबकि ये राष्ट्रपति शासन को 2 माह के भीतर, राष्ट्रपति शासन यदि लागू हो तो 2 माह के भीतर होना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय आपातकाल को 1 माह के भीतर स्वीकृति मिल जाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 मेरा गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड कथन देखते हैं। 1 माह के भीतर इस पर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए। बिल्कुल सही है, 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जानी चाहिए, सही है। संसद के साधारण बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। नहीं, संसद के साधारण बहुमत से स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए, संसद के 2/3 बहुमत से इस पर स्वीकृति मिलनी चाहिए, सही है। संसद के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए। राष्ट्रीय आपातकाल लगाने के लिए संसद से 2/3 बहुमत की स्वीकृति मिलनी चाहिए। 6 में संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सही है, जब वापस करना होगा राष्ट्रीय आपातकाल को या समाप्त करने की घोषणा किया जाए तो ये संसद इसे साधारण बहुमत से पास कर सकती है। तो ये वापस करने के लिए ऑप्शन नंबर 6 मेरा सही है। ऑप्शन नंबर 7 को देखें। संसद के 2/3 बहुमत से इसे वापस लिया जाना चाहिए। नहीं, यदि हम 6 को सही मानते हैं तो 7 गलत होगा। 8 में इस प्रकार संसद के संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति ली जा सकती है। संयुक्त अधिवेशन में स्वीकृति नहीं ली जा सकती, ये गलत बात है, तो ये भी गलत है। इस प्रकार मेरा आंसर कौन सा सही होगा? 1, 3, 5, 4, 5, 6 जो भी होगा वो मेरा सही आंसर होगा। देख ले कुट में 1, 3, 5, 6 ऑप्शन नंबर सी में सही आंसर मेरा होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 की ओर। 24 में कहा जा रहा है कि किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? किसने कहा था राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? यह वक्तव्य किनका है? तो यह वक्तव्य ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। के एम मुंशी का है क्या? वी एन रॉ का? सी में के एम नाम्बियार का? एवं डी में हृदयनाथ कुंजू का? तो ऑप्शन नंबर सी के एम नाम्बियार जी ने कहा था कि राष्ट्रीय आपातकाल का अधिकार संविधान के साथ धोखा है। यह के एम नाम्बियार जी ने के द्वारा कहा गया है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 की ओर। ये भी थोड़ा 2 कथन दिया हुआ है, कौन सा कथन सही है उसके बारे में पूछा है हमसे। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, कथन ज्यादा छोटा करूंगा प्रश्न भी नहीं दिखेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपात से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वित्तीय आपात की उद्घोषणा 2 मास के समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्प द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है। यदि वित्तीय आपात लागू हो गया तो संसद के दोनों सदनों से 2 माह के अंदर ही अनुमोदन करना होगा, नहीं तो वो 2 माह के समाप्त होने पर वो परिवर्तित नहीं रहेगी, वो खुद ब खुद समाप्त हो जाएगी राष्ट्रीय आपात।
तो अनुच्छेद तो क्या ये फर्स्ट वाला सही है? सही है, कथन फर्स्ट सही है। कथन 2, यदि वित्तीय आपात परिवर्तन में हो तो भारत का राष्ट्रपति संघीय या संघ के कार्यकलापों के संबंध में सेवा करने वाले सभी या किसी वर्ग के व्यक्ति के, परंतु जिनके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश नहीं आते हैं, वेतनों और भत्तों में कमी करने के लिए निर्देश देने में सक्षम है, तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा देने में सक्षम नहीं है। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा एक ही सही है। तो ऑप्शन ए मेरा सही आंसर होगा। कथन केवल एक सही है, तो इस प्रकार आंसर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 की ओर। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? कौन सा अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो 3 अनुच्छेद का ही वर्णन किया हुआ है हमारे संविधान में। आपात के लिए, भारतीय संविधान में आपात के लिए 3 अनुच्छेद का वर्णन किया गया है। तो कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जिसका वर्णन हमारे भारतीय संविधान में नहीं किया गया है? तो अनुच्छेद डी, अनुच्छेद 360 का वर्णन वर्णन किया है, लेकिन उसका यूज नहीं किया गया, उसका उपयोग नहीं किया गया है भारतीय संविधान में। तो 352 राष्ट्रीय आपात, 356 राष्ट्रपति शासन और 360 वित्तीय आपात। वित्तीय आपात भारतीय संविधान में भारत में अभी तक लागू नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। जबकि 360 क्या है? अनुच्छेद अनुच्छेद 60 क्या है? अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति का जो शपथ ग्रहण होता है वो संबंधित है अनुच्छेद 60 के तहत। चारों ऑप्शन के बारे में बता दिया हूँ। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 की में, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? अभी जस्ट हमने बताया है कि अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात आता है और वित्तीय आपात की घोषणा भारत में एक बार भी नहीं की गई है, यानी कभी नहीं हुई है। एक बार भी नहीं की गई है मतलब कभी भी लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपात भारत में, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 28 में है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा की गंभीर खतरा है? तो ये कब घोषणा की थी? ऑप्शन नंबर दिया हुआ ए बी सी डी, इनमें से कौन सा सही है? तो 62 में, 71 में या 75 में या 26 जून 75 में? दो दिया हुआ है, 25 जून 75 में या 26 जून 75 में। कब यह उद्घोषणा की गई थी? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। 25 जून 1975 में यह उद्घोषणा की थी। वो घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। आंतरिक अशांति 1944वें संविधान संशोधन 1978 में हटा दिया गया, तो इसी कारण हटा दिया गया और ये उद्घोषणा की कि आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह उद्घोषणा किया था 25 जून 1975 को भारत सरकार ने, राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा की थी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में है, राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा के अवधि पर क्या प्रभाव होता है? तो जब राष्ट्रीय आपातकाल हो तो उस समय लोकसभा की अवधि नहीं बढ़ाई जा सकती है। गलत। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है, लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, 29 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। केवल एक समय के लिए, 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 30 की ओर। 30 में कहा जा रहा है राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम कहाँ लगाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है राष्ट्रपति शासन, अधिकतम 3 वर्ष के लिए अनुच्छेद 356 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 31 की ओर। ये सेकंड लास्ट प्रश्न है। यदि आप लोग को हमारे बताए हुए
वीडियो से कुछ भी हेल्प मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। 31 नंबर क्वेश्चन क्या करा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू किया गया था सर्वप्रथम? उत्तर प्रदेश में, ट्रावनकोर के कोर कोचीन में, या पेप्सू में, या बिहार में? सबसे पहले राष्ट्रपति शासन जो 356 के अंतर्गत आता है वो पेप्सू में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। कहाँ लागू किया गया था? पेप्सू में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पेप्सू पड़ता कहाँ है? तो सबसे अनुच्छेद 356 जो लागू हुआ था, जो तत्कालीन पंजाब है, 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, जिसे पेप्सू कहा जाता है, राज्य में लागू किया गया था। 1953 में पहली बार राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 का प्रयोग पंजाब के पेप्सू में किया गया था। फर्स्ट बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। सबसे पहले 1951 में राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब, तत्कालीन पंजाब, और 1953 में पटियाला के पेप्सू में लागू किया गया था। सबसे पहले राष्ट्रपति शासन 1951 में लगाई गई थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। 1953 में कहा? पंजाब के ही पेप्सू, पंजाब के ईस्ट पंजाब यूनियन पेप्सू में लगाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 की ओर, और ये प्रश्न लास्ट प्रश्न होंगे। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा 32। आपातकाल में किसी राज्य के विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। आपातकाल के समय किसी राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? सो आपसे पूछ रहा है, राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा? विधानसभा की अवधि भी बढ़ाई जा सकती है तो संसद द्वारा बढ़ाई जा सकती है विधानसभा की अवधि। राज्य में यदि आपातकाल लागू हो तो संसद द्वारा राज्य की विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। और यह अनुच्छेद 172 के परंतुक के अनुसार आपात उद्घोषणा के परिवर्तन के अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य की विधानसभा की अवधि को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो वीडियो को तो लाइक करें, दोस्तों के ग्रुप में शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करने का इजाज़त लेता हूँ। तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।